Today topic is moving coil galvanometer. This is the instrument which is used to measure or to detect the value of current or voltage in the circuit. Means ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट में करंट या वोल्टेज को मेजर करता है या उसकी प्रेजेंस को शो करता है कि उस सर्किट में करंट या वोल्टेज है या नहीं. क्लियर? देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer? Whenever a current carrying coil is suspended in the uniform magnetic field, it experiences a torque. This is the principle. कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया जाए तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. ये प्रिंसिपल है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए. क्लियर? देन कंस्ट्रक्शन में PQRS is the coil which is suspended between the poles of a horseshoe magnet through a phosphor bronze stick. The material is phosphor bronze स्टिक. रीजन क्या है? फॉस्फर ब्रॉन्ज हम ले क्यों रहे हैं? कॉइल रोटेट करेगा, जब करंट पास करना बंद कर देंगे तो कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना चाहिए. तो क्या होता है कि जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, उनकी इलास्टिसिटी बहुत वीक है. क्या होगा अगर मान लो इसे कॉपर या एल्युमिनियम का वायर से लटका दें तो जब ये कॉइल टर्न हो जाएगा तो फिर दोबारा लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा. तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए कि जिसकी इलास्टिसिटी भी हाई हो और जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास भी होने दे. तो हमने एक एलॉय लिया है फॉस्फर ब्रॉन्ज. ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास भी होने देता है और इलास्टिसिटी भी हाई है. तो जब करंट को पास करना बंद कर देते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट के भी आ जाता है. ठीक है, ये कॉइल कंप्लीट हो गया. देन दूसरे सिरे पे, क्योंकि टॉर्क के लिए दो फोर्स चाहिए और ये स्प्रिंग सपोर्ट भी करती है, क्योंकि जब कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ट्विस्ट होता है तो स्प्रिंग में ट्विस्टिंग होती है. जब करंट पास करना बंद कर देते हैं तो स्प्रिंग इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाती है. दूसरा यूज इस स्प्रिंग का क्या है? ये कॉइल सस्पेंडेड है तो इधर से टकराएगा तो ये फॉस्फर बॉन्ड स्ट्रिप टूट सकती है. तो उसे सेव करने के लिए इसे यहाँ एक स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं. कॉइल का ये वाला सिरा टर्मिनल 1 से कनेक्ट है, कॉइल का ये वाला सिरा टर्मिनल 2 से कनेक्ट है. इन दोनों के बीच में हम उस सोर्स को कनेक्ट करेंगे जिसकी करंट या वोल्टेज हमें मेजर करने हैं. और इस इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस करने के लिए ये दो लेवलिंग स्क्रू. क्लियर? ये इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है. देन थ्योरी और फॉर्मूला क्या है? कंस्ट्रक्शंस ये कंप्लीट. देन theory, we know that if a coil is suspended in the uniform magnetic field, it experiences a torque. Clear? Let there is a coil PQRS is suspended in the uniform magnetic field B. Then torque experienced by the coil is N I B A sin L. क्लियर? ये एक्सप्रेशन हमने पहले पढ़ा है पिछले प्रीवियस वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो इसका डेरिवेशन है. ठीक है. If the field is radial, this type of structure and this iron core placed in the coil produces radial magnetic field. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के सरफेस पे हर जगह परपेंडिकुलर होता है.
इसका मतलब साइन अल्फा 90 हो गया। तो ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एम आई बी ए। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो साइन अल्फा है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि अल्फा की वैल्यू 90 है। क्लियर? अब क्या होगा, जब हम कॉइल में कोई करंट पास करेंगे तो कॉइल अपनी पोजीशन से ट्विस्ट होगा। जब ट्विस्ट होगा तो वो जो ट्विस्ट है वो इसकी रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। ये कौन सा टॉर्क है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये कॉइल को डिफ्लेक्ट करना चाहता है। रेस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या है? वो कॉइल को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क जहां पे बराबर हो जाएंगे वहां पे ये कॉइल रुक जाएगा। क्लियर? तो हमें कैलकुलेट करना है इसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा। लेट K is the restoring torque per unit twist of this phosphor bronze string. Then the total deflection in the coil is theta. Then the total restoring torque is equal to K theta. This is equation 3. इस कॉइल के एक यूनिट ट्विस्ट में कितना टॉर्क चाहिए? के। थीटा के लिए कितना चाहिएगा? के मल्टीप्लाइड बाय थीटा। दिस इज टोटल रेस्टोरिंग टॉर्क। एंड एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is equal to रेस्टोरिंग टॉर्क एट इक्विलिब्रियम, जहां पे ये कॉइल रुक जाएगा। देन एम आई बी ए इज इक्वल टू के थीटा और आई इज इक्वल टू के अपॉन एम बी a into theta, and this value is known as galvanometer constant. किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए K n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, एंड B मैग्नेटिक फील्ड एंड A एरिया ऑफ द कॉइल, ये टर्म सारे क्या है? कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या होगा कि I is equal to G into theta, where G is this constant and this constant is known as galvanometer. This constant is known as galvanometer constant और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? कॉइल गैल्वेनोमीटर में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही करंट हायर है। क्लियर? जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना करंट हायर है। यही प्रिंसिपल है, यही काम करने का तरीका है कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। अब गैल्वेनोमीटर में कुछ पार्ट हैं जिनकी बात अभी हमने की। ये कॉन्केव शेप में क्यों है मैग्नेट? ये रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इस आई जो आयरन कोर रखी हुई है इसका रोल क्या है? क्योंकि ये फील्ड को स्ट्रॉन्ग करती है या फील्ड को रेडियल करने में इसका यूज होता है। ये मिरर है, तो इस कॉइल का डिफ्लेक्शन, कितना कॉइल मुड़ गया या कितना कॉइल रोटेट हो गया, इसको मेजर करने का काम इस मिरर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से करते हैं। क्लियर? देन करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। Current sensitivity means deflection produced in the galvanometer when unit current passes through it. This is current sensitivity. The deflection produced in the galvanometer when unit current passes through the galvanometer, and its numerical value
we know that this expression theta upon I is equal to NBA upon K. This is IS, current sensitivity of the galvanometer. Clear? Then voltage sensitivity. Voltage sensitivity is deflection produced in galvanometer when unit potential difference applied across it. Theta upon V. This is voltage sensitivity. And how we can calculate voltage sensitivity? Let R is the resistance of the galvanometer coil. R is the resistance of the galvanometer coil. Then the potential drop across the galvanometer coil is IR. V is equal to IR as per Ohm's law. Then Vs is equal to theta upon IR. This is voltage sensitivity. Or theta upon I is equal to NBA upon K R. This is voltage sensitivity. Or relation between current sensitivity and voltage sensitivity. Voltage sensitivity is equal to current sensitivity upon R. This is the relation between current sensitivity and the voltage sensitivity of the galvanometer. Then sensitivity of the galvanometer. Galvanometer is said to be more sensitive if it produces large diffraction for low value of current. Galvanometer is said to be more sensitive if it produces large deflection for the low value of current. That is theta upon I or NBA upon K. This is measures the sensitivity of the galvanometer. Then sensitivity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K. जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा? कॉइल में जब भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो कॉइल बल्की हो जाएगा, कॉइल भारी हो जाएगा और फिर उसे जिस फॉस्फर बॉन्ड से लटका हुआ है वो फॉस्फर बॉन्ड स्ट्रिप ब्रेक कर जाएगी या हमें थिक फॉस्फर बॉन्ड स्ट्रिप लेनी पड़ेगी. तो इसलिए इस एन को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं. तो सेंसिटिविटी ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी कर दो तो सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाएगी. इसके ऊपर लिमिट लगी हुई है क्योंकि इसे चेंज करते ही के चेंज होने लगेगा. ठीक है. सेकंड बी, जो हॉर्सशू मेथड हमने लिया है जिनके बीच में कॉइल लटका हुआ है उसको वो इंडिपेंडेंट है. उस बी को जितना ज्यादा बढ़ा देंगे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी. एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल अगर बढ़ा देंगे तो जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह पाएगा. रीजन ऐसे है कॉइल, ये N और ये S और फील्ड ऐसे काम कर रहा है along रेडियस. अगर कॉइल के एरिया कम है तो हम उसके सरफेस पे ये परपेंडिकुलर ले सकते हैं और अगर कॉइल का एरिया बड़ा हो गया तो फिर हर जगह ये परपेंडिकुलर कॉइल पे नहीं. इसलिए एरिया को भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते. K की वैल्यू भी एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि जितना कम कर देंगे जो फॉस्फर बॉन्ड स्ट्रिप है वो टूट जाएगा. तो सेंसिटिविटी सीधे सीधे B से लिंक ज्यादा है. B को जितना ज्यादा बढ़ा देंगे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी. क्लियर?
एग्जाम में जब गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आता है तो उसके साथ डेफिनेशन अटैच आ जाती है। तो कई बार पूछता है करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, या सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है। तो जो डेफिनेशन पूछी जाए या जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो वही आपको अटेम्प्ट करनी है। ओके, देन द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पियर मीटर। जब हम गैल्वेनोमीटर पे बात कर रहे थे हमने कहा था इट इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड to measure or to detect the value of current or voltage in the circuit। तो गैल्वेनोमीटर को हम मेजरेबल डिवाइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो इंस्ट्रूमेंट करंट को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एम्पियर मीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस न बहुत ज्यादा कम होती है न बहुत ज्यादा होती है। एम्पियर मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को बहुत कम करना पड़ेगा। और अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक लो रेजिस्टेंस वायर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एम्पियर मीटर में। तो जब एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एम्पियर मीटर की रेंज क्या होगी, हम उससे कितनी करंट मेजर करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम उस गैल्वेनोमीटर से आई करंट मेजर करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करना है, इसे कहते हैं शंट एस। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। क्लियर? इस शंट की जरूरत क्या है, गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम, जो इसका डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम करंट है जो इससे पास हो सकती है। अगर इससे ज्यादा करंट पास कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर बंद हो जाएगा। तो एक्सिस करंट को हमें ऊपर से भेजना है, लेकिन कितनी करंट को भेजना है ये हमें पता होना चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट मेजर करेगा। तो आई करंट हम मेजर करना चाहते हैं तो आई जी करंट तो गैल्वेनोमीटर से चली जाएगी और रिमेनिंग करंट जो है आई माइनस आई जी ये ऊपर शंट से चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो गया एम्पियर मीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एस है इसे हम कैलकुलेट कैसे करें। तो देखो ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी में एक तो यहां से हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक ऊपर से निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होंगे तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम द फिगर आई जी इंटू जी, वेयर जी इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया ए और बी के बीच में, आई जी करंट पास कर रही है और इसकी रेजिस्टेंस है G, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। इधर से करंट कितनी पास कर रही है, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस या शंट कितना है, एस। देन एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी आई माइनस आई। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट। अगर आई करंट को मेजर करना चाहते हैं तो इतना शंट हमें उसे पैरेलल में लगाना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस शंट, शंट मीन्स लो रेजिस्टेंस वायर। क्लियर? तो क्या हुआ, मैं जो आई माइनस आई जी करंट है वो ऊपर से चली जाएगी, लेकिन हमें मेजर है कि कितनी ऊपर से गई है, तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर, अब ये गैल्वेनोमीटर एम्पियर मीटर की तरह काम करेगा। अब इस गैल्वेनोमीटर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की फॉर आर है, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस, और 1 अपॉन आर इज इक्वल टू जी इंटू एस, एस प्लस जी, और आर इज इक्वल टू जी एस अपॉन एस प्लस जी। ये इस एम्पियर मीटर की इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर एम्पियर मीटर आइडियल होता है या एमीटर आइडियल होता है तो उसकी रेजिस्टेंस
0 होती है। क्लियर? तो कोई भी एम्पियर मीटर आइडियल नहीं होता, इसलिए उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। और एम्पियर मीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। रीजन, जिस करंट को मेजर करना चाहते हैं वो करंट उस इंस्ट्रूमेंट से पास होनी चाहिए। क्लियर? देन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर मींस वोल्टमीटर क्या है? इट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। देन गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हायर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, या इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस V पोटेंशियल है जिसे हम मेजर करना चाहते हैं। तो इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे और अब ये इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से कितनी पास हो सकती है? IG, क्योंकि करंट IG से ज्यादा पास नहीं हो सकती। तो हम रेजिस्टेंस उतनी बढ़ाते चले जाएंगे जब तक कि करंट IG ना हो जाए। ये पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की मैक्सिमम लिमिट है IG, R को इंक्रीज करेंगे और जब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि सर्किट में करंट IG ना रह जाए। ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब इसे कितनी रेजिस्टेंस होगी, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगी? फिर वही ओम्स लॉ, V इक्वल टू IG G प्लस R। G क्या है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। R क्या है? जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है, ये वाली। देन G प्लस R इज इक्वल टू V अपॉन IG और R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। ये रेजिस्टेंस जब भी आप सीरीज में लगा देंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टमीटर की तरह काम करने लगेगा। ठीक है? क्लियर? अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, तो R प्लस G, ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर की। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।